Train of the Dead। ट्रेन धड़धड़ाते हुए चली जा रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। ट्रेन का कोच भी लगभग खाली था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 9 बज रहे थे। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, पर ट्रेन बहुत लेट हो गई थी और अभी भी 2 से ढाई घंटे का सफ़र बचा था। ट्रेन रुकी और उसने खिड़की से बाहर देखा। वो कोई छोटा मोटा स्टेशन था। एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पुकारा, बेटी जी कहिए, एक चाय ला दोगी? मेरे पति स्टेशन पर गए हैं और मैं उनसे बोलना भूल गई। ओके आंटी, नो प्रॉब्लम, मैं ले आती हूँ, लड़की ने उस महिला से कहा। थोड़ी देर बाद लड़की चाय लेके ट्रेन में आती है और देखती है महिला के बगल में उसी की उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो अपने फ़ोन में बिजी था। शायद उसका पति था। थैंक यू बेटा, कहाँ जा रही हो? उस महिला ने पूछा। लड़की से स्टेशन का नाम सुनते ही दोनों उसे घूरने लगे। क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? महिला उठी, उस लड़की के बगल में बैठ गई। वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता, महिला ने कहा। रात में वहाँ कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप? लड़की ने कहा। रात के वक्त उस स्टेशन पर जाकर कोई वापस नहीं लौटता। हम वहीं से हैं, मतलब एक स्टेशन पहले से। ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। क्या? नहीं, मेरा आज घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लड़की ने चंबे से कहा। आप टेंशन मत लो आंटी, मैं टैक्सी ले लूँगी। इस वक्त कोई टैक्सी वाला भी वहाँ नहीं मिलता, महिला ने जवाब दिया। अजीब औरत है, किसी बी ग्रेड हॉरर मूवी की स्टोरी सुनाकर डरा रही है। मुझे तो कोई फ्रॉड लगता है, लड़की ने मन में सोचा। अरे बस भी करो, वो बच्ची नहीं है, ध्यान रख लेगी अपना, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ लिखना भी आजकल गुनाह है। एक्सक्यूज़ मी, लड़की ने गुस्से में कहा। उसे उस बूढ़े व्यक्ति का पर्सनल अटैक अच्छा नहीं लगा। वो उठकर ट्रेन के गेट के पास चली गई और वहीं खड़ी रही। लगभग 9:45 बजे उस पति पत्नी का स्टेशन भी आ चुका था। उस औरत ने एक और बेचैन नज़र उस लड़की पर डाली, पर जानबूझकर उससे नज़र नहीं मिलाई। 11:30 बज चुके थे। अब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। लड़की एक हैंडबैग और एक ट्रॉली बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। ट्रेन बस 5 से 7 मिनट ही स्टेशन पर रुकी थी। लड़की उस स्टेशन को देखकर ठिठक गई। वो अकेली थी जो उस स्टेशन पर उतरी थी। कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? नहीं, छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा, लड़की ने खुद से कहा। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूं अचानक देखकर, लड़की ने मन ही मन सोचा। पर स्टेशन का मेन एग्जिट बंद था। वह जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के कैबिन की तरफ जाने लगी, लेकिन स्टेशन मास्टर का कैबिन भी खाली था। फिर उसने गौर से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अजीब सी धुंध और ठंड थी वहाँ। पूरा स्टेशन उजाड़ और वीरान सा था। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, तभी स्टेशन पर लगे घंटे से टन टन की जोर की आवाज़ हुई, जिससे वो चौंक गई और उसका फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। तभी आसपास के खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से अजीब से साएं से उभरने लगे। कहीं कहीं से धुआं उठने लगा। खींचने और धकेलने की आवाज़ें आने लगी। चाय वाला, समोसे वाला, आते जाते लोग, अचानक से सब थे वहाँ। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था, लड़की ने कहा। वह भागकर एक बड़े से कार्डबोर्ड के बॉक्स के ढेर के पीछे जाकर छुप गई। इस अजीब और डरावने माहौल में अब वो फंस चुकी थी। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पर चलते हुए इस मनुष्य स्टेशन से बाहर निकल जाऊंगी, लड़की ने मन ही मन सोचा। तभी उसका मोबाइल जोर से बजने लगा। अब स्टेशन पर मंडराते सायों का ध्यान मोबाइल पर था। वे धीरे धीरे बिना आवाज़ किए उस तरफ बढ़ने लगे। जब सामने वाले साय पर उस लड़की की नज़र पड़ी तो ना चाहते हुए भी उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें भी सफ़ेद थी। बाकी आकृतियों का हुलिया भी सेम था। उसकी चीख सुनकर सब उसे घूरने लगे और अब मोबाइल छोड़कर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वह कुछ सोच पाती इससे पहले उसकी दाईं तरफ से एक आवाज़ आई और सभी जले हुए चेहरे उस तरफ मुड़ गए। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पर रुक गई।
लड़की जोर से चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन ट्रेन से उतरने वाले लोग भी वैसे ही जले चेहरे वाले थे। अब सब उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़की डर से जम सी गई और कुछ न कर सकी। इस घटना के लगभग 1 महीना पहले कॉलेज का कैंपस भरा हुआ था। लड़कियां एक सर्कल बनाए खड़ी थी और अपनी गपशप में बिजी थी, जैसे किसी का किसी से अफेयर, नई रिलीज हुई फिल्म, प्रोफेसर की बुराई। तभी वहां से पूजा नाम की एक लड़की सिर झुकाते हुए दुखी मन के साथ वहां से गुजर रही थी। तभी दिया ने उसे आवाज लगाई, अरे पूजा, इधर आ, ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? पूजा ने उसे बताया कि कैसे कॉलेज आने वाले रास्ते में कुछ लफंगे लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। कभी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो कभी किसी का दुपट्टा खींच लेते हैं। ये उस कॉलेज के हर लड़की की समस्या थी। उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी का कार्यकर्ता भी थे, इसलिए पुलिस भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती थी। एक दिन सुनसान कॉलेज में एक खाली क्लासरूम में 3 लफंगों ने लोकल लीडर के बेटे के साथ मिलकर एक लड़की को दबोच लिया। लेकिन यह सब दिया ने देख लिया था और शोर मचा दिया। इतने में भीड़ इकट्ठा होती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उस लड़की को जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद दिया अपने घर में बैठी थी। रह रहकर उसे वह सब याद आ जाता था जो उस लड़की ने के साथ हुआ था। अब तक के वे चारों दोषी आजाद थे। तभी दिया के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। दिया दरवाज़ा खोलती है और एक नए इंस्पेक्टर को सामने खड़ा देखती है। वो दिया को उन चारों के खिलाफ गवाही देने के लिए मनाता है, जिसके लिए दिया राजी हो जाती है। खैर, दिया की गवाही से उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर रसूखदार और पॉलिटिकल लीडर का बेटा होने के कारण उसे जल्दी छोड़ दिया गया और अदालत में भी केस नहीं टिका। एक दिन बदला लेने के लिए चारों ने दिया को कॉलेज से घर जाते वक्त अगवा कर लिया और उसके साथ वही किया जो पहले उस लड़की के साथ किया था। उस इंस्पेक्टर ने दिया को ढूंढ निकाला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब दिया को हॉस्पिटल से आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, पर दिया गुमसुम सी खुद में खोई रहती थी। दिया की यह हालत देखकर उसके पापा ने कहीं जाने का सुझाव दिया। कहाँ जाएंगे पापा? दिया ने धीमी आवाज में पूछा। मेरे दोस्त का पहाड़ों में एक घर है जो खाली रहता है और एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। 2 दिन बाद जाने का प्लान फिक्स हुआ। दिन की ट्रेन थी जिसे रात को वहां पहुंचना था। रात के 9 बज रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। दिया ने सूटकेस नीचे रखा। खाली स्टेशन को देखकर काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि ट्रेन से भी सिर्फ वही लोग उतरे थे। तभी किसी के भागने की आवाज़ आई और एक 22 से 30 साल का लड़का हाफते उनके सामने आया। वह एक टैक्सी ड्राइवर था जिसे दिया के पापा के दोस्त ने भेजा था। वह काफ़ी जल्दी में था और घबराया हुआ था। उसने सामान को अपने सिर पर रखा और दबे पांव वहाँ से चल दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ मजबूरी में वहाँ पर है और जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता है। टैक्सी 2 मंजिला घर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने सामान गाड़ी से निकाला। अब वह नॉर्मल लग रहा था और गुनगुना रहा था। उसने सामान घर में रखा, पैसे लिए और जाने लगा। जब उससे उसके उस अजीब बर्ताव के बारे में पूछा तो उसने झिझकती हुई आवाज़ में कहा कि हम गांव वाले रात में स्टेशन पर नहीं जाते और आप भी मत जाइएगा। हाँ, पर दिन में जा सकते हैं। ये छोटी जगह है, क्राइम भी बहुत है और पुलिस भी कुछ खास नहीं है। साफ दिख रहा था वह कुछ छिपा रहा था। उसने गुड नाइट बोला और वहाँ से चला गया। अब तीनों घर के अंदर गए। दिया ने ऊपर वाला रूम चुना और उसके माँ बाप नीचे वाले रूम में सो गए। दिया पूरी रात यही सोचती रही कि टैक्सी वाला क्या छुपा रहा था। इसी गहरी सोच में उसे ना जाने कब में नींद आ गई। ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। दिया की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। फिर उसे याद आया कि वो तो किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे घर में है, जहाँ उसे आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं। इतनी देर रात कौन आया होगा, उसने कहा। उसने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। दिया ने आधी नींद में दरवाज़ा खोला और ठिठक गई। बाहर का नज़ारा देख उसका होश उड़ गए। जहाँ पर घर का लॉन होना चाहिए था वहाँ अब वह स्टेशन था। जब दिया ने पलट के देखा तो वह और घबरा गई।
वह अब घर के दरवाजे पर नहीं बल्कि ट्रेन के गेट पर थी। वो हड़बड़ाई और प्लेटफॉर्म पर कूद गई। अब वो उस मनुष्य स्टेशन पर थी, अकेली सहमी हुई। अजीब सा एहसास था, ना ठंड थी ना गर्मी, ना दिन था ना रात, ना अंधेरा था ना ही रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन उसी का इंतजार कर रहा हो। वह प्लेटफॉर्म पर चलते हुए सूनी पटरियों को घूरती रही। अचानक एक भयानक आवाज हुई, मैंने मना किया था ना आने के लिए। वह हड़बड़ा के पलटी तो सामने वही टैक्सी वाला था जो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था, और देखते ही देखते उसके शरीर से लपटें उठने लगी। पानी जैसी नीली लपटों से वह जलने लगा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। दिया ने डर के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई। उसने धीरे से हाथ हटाकर देखा। लाल साड़ी में एक औरत चली आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह दिया को अनदेखा करती हुई उसके सामने से गुजर गई। दिया ने जब उसे बुलाने की कोशिश की तो तभी वह औरत पलट गई। उसका चेहरा जला हुआ और खून से लाल था। दिया जोर से चीख मारकर उठ बैठी। वह अपने कमरे में ही थी और सपना देख रही थी। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा और फिर दोबारा सो गई। अगले दिन दिया ने कस्बे में घूमने का प्लान बनाया। वह टहलती हुई उसी स्टेशन पर जा पहुंची और वहां का नज़ारा देखकर बड़ी हैरान हुई। अब वहां बहुत भीड़ और चहल पहल थी। वह एक चाय के स्टॉल पर जाकर खड़ी हो गई और अपना फ़ोन निकालकर कॉल करने का नाटक किया। हाँ पापा, रात की ट्रेन है, मेरी कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। जैसे ही दिया ने बात बंद करके फ़ोन जेब में रखा तभी वो चाय वाला उसके पास आया और उसे रात के समय स्टेशन से दूर रहने के लिए कहा। जब दिया ने उसकी बात काटी तो आसपास के लोगों ने भी उसे घेर कर रात में स्टेशन से दूर रहने को कहा। जब दिया ने पूछा ऐसा क्यों, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस स्टेशन में इस लोगों में कुछ तो अजीब है, मैं पता करके ही रहूंगी, दिया ने मन ही मन सोचा। दिया को उस कस्बे में आए हुए अब 4 से 5 दिन हो चुके थे। अब वह नॉर्मल हो चुकी थी। कस्बे की आबादी भी कम थी और लोगों का व्यवहार भी दोस्ताना था, जब तक कि उनसे उस स्टेशन की बात ना की जाए। कोई स्टेशन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। एक दिन कस्बे में एक प्रेमी जोड़े की आत्महत्या करने की खबर फैल गई। सुबह को दोनों की जली हुई बॉडी पुलिस को उसी स्टेशन पर मिली। ये सुनकर दिया सोच में पड़ गई। फिर से वही स्टेशन, भला कोई स्टेशन पर जाकर आत्महत्या क्यों करना चाहेगा। एक सप्ताह बाद दिया अपने पापा के दोस्त राघव जी के घर उनके बगीचे में हाथ बटा रही थी। वो राघव जी से काफ़ी घुल मिल गई थी। उसने बातों बातों में राघव जी से उसी स्टेशन के बारे में पूछा। अचानक से ये सवाल सुनकर राघव जी चौंक गए और एक गमला उनके हाथों से छूट गया। वो कुछ खास नहीं बेटा, बहुत पहले वहाँ 1-2 मर्डर हुए थे और वो स्टेशन सुनसान इलाके में भी है ना, बस इसलिए। इतना कहकर राघव जी चाय बनाने के बहाने अंदर चले गए। राघव जी का ऐसा व्यवहार देख दिया उस स्टेशन के लिए जिज्ञासा और बढ़ गई। रात का समय था, घड़ी में 12 बजे थे। दिया ने अपना फ़ोन देखा तो उसमें उसकी दीदी की कॉल आई हुई थी जो उसे मिस हो गई थी। दिया की बड़ी बहन ज्योति दूसरे शहर में नौकरी करती थी और कभी कभी घर आया करती थी। दिया उसे कॉल करने लगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिया फ़ोन रखकर आराम से सो गई, इस बात से बेखबर कि अगला दिन उसके परिवार के लिए बुरा साबित होने वाला था। जी हाँ, ज्योति वही लड़की है जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी। काश दिया ने उसे फ़ोन ना किया होता, पर दिया को कहाँ पता था कि उसी वक्त ज्योति उस भूतिया स्टेशन पर उन मुर्दों से घिरी हुई थी। अब अपनी कहानी पर वापस चलते हुए, मुर्दों की ट्रेन अब स्टेशन पर आ चुकी थी और उससे मुर्दे उतरकर उन मुर्दों में शामिल होते जा रहे थे जो पहले ही ज्योति को घेरे हुए थे। उनका पूरा शरीर जला हुआ था, कपड़े शरीर से चिपके हुए थे और उनकी आंखें सफ़ेद थी। इनमें से एक मुर्दा ज्योति के बेहद करीब आ गया। ज्योति डर गई और घबराहट में उसे धक्का देने की कोशिश की, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही ज्योति ने उस मुर्दे को छुआ, उसके दोनों हाथों से लपटें उठने लगी और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलने लगा। वो सुनसान स्टेशन उसकी चीखों से गूंज उठा। अगले दिन सुबह दिया के घर सब अपने अपने काम में बिजी थे, तभी घर की डोरबेल बजती है। दिया जाकर दरवाज़ा खोलती है और सामने एक पुलिस वाला खड़ा देखती है जो उन्हें ज्योति के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। स्टेशन से घर जाते वक्त पुराने पुल के पास एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें आग लग गई थी जिसमें आपकी बेटी थी।
और ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है, पर हम उसकी तलाश कर रहे हैं। ये सब पुलिस वाले ने दिया को बताया। ये सुनकर सब रोने लगे। पुलिस वाले ने बॉडी की शिनाख्त के लिए किसी को साथ आने के लिए कहा, जिसके लिए दिया तैयार हो गई। दिया ने साफ साफ पहचान लिया कि वो बॉडी उसकी बड़ी बहन ज्योति की ही है। खुद को संभालने के बाद दिया ने दरोगा से पूछा, अब सच सच बताइए, क्या हुआ था? क्या मतलब? दरोगा ने हैरानी से पूछा। दरोगा जी, स्टेशन से निकलकर राइट साइड में हमारा घर है और सीधे जाओ तो पुराना पुल आता है। तो मेरी बहन वहाँ क्या कर रही थी? दिया ने कहा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आखिर क्या हुआ था? क्या है उस स्टेशन का राज? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? दिया ने गुस्से में पूछा। दरोगा थोड़ा संभल गया था। वो अभी भी इसे एक हादसा वही बता रहा था। दिया फिर कुछ बोलती इससे पहले एक हवलदार बीच में बोल पड़ा। मैडम, आप घर जाइए अपने माँ बाप के पास, उन्हें आपकी ज़रूरत है। हमें कुछ पता चलते ही आपको खबर कर देंगे। उस हवलदार की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ बताना चाहता था, पर दरोगा के सामने नहीं। अब दिया पुलिस स्टेशन से निकलकर उस टैक्सी ड्राइवर की तलाश में, जो उन्हें स्टेशन से घर लाया था, स्टेशन की तरफ चल दी, क्योंकि उसे लगा उस स्टेशन पर उसे दुआ अकेला देख वो टैक्सी ड्राइवर जरूर आएगा। और दिया का अंदाज़ा सही था। लगभग 10 से 15 मिनट बाद वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ पहुँच गया और दिया से वहाँ जाने की जिद करने लगा। पर दिया उस स्टेशन का राज जानना चाहती थी, जिसके लिए ड्राइवर तैयार हो गया और दिया को पास के दूसरे स्टेशन पर ले गया, जहाँ उसे वो भूतिया स्टेशन दिखाई देता था। वो दिया को बताता है कि कैसे वो स्टेशन पर रात को आने वाले लोगों पर नज़र रखता है और कुछ होने से पहले ही उन लोगों को वहाँ से बाहर ले जाता है। लेकिन वो ऐसा सिर्फ 11:30 बजे तक ही करता था, क्योंकि उसके बाद उस स्टेशन पर धुंध छा जाती थी, जिसके कारण कुछ भी दिखना असंभव हो जाता था। 11:30 के बाद वहाँ ऐसा क्या होता है? दिया ने पूछा। पता नहीं मैडम, लेकिन जो भी रात में वहाँ जाता है अगले दिन उसकी लाश मिलती है, वो भी जली हुई, और कोई नहीं जानता क्यों। ड्राइवर ने दिया को बताया। तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है, कोई तो जानता है। जब दोनों ने मुड़कर देखा तो वही हवलदार खड़ा था, जो दिया से बड़ी हमदर्दी से पेश आया था। दिया और ड्राइवर बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगे और उसने उन्हें बताना शुरू किया कि कैसे 15 से 16 साल पहले वहाँ एक नए स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र हुआ था, जो पास की रेलवे कॉलोनी में अपनी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे के साथ रहता था। उन्हें भी रात में स्टेशन पर ना जाने के लिए समझा दिया गया था। एक रात स्टेशन मास्टर अपने बेटे को नशे की हालत में पीट रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस घर से लड़के की माँ की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। जब लोग वहाँ पहुँचे तो उस महिला ने बताया कि उसका बेटा स्टेशन की तरफ भागा है और स्टेशन मास्टर नशे में धुत होकर उसके पीछे गए हैं। लेकिन कोई स्टेशन पर जाने को तैयार ना था। सब उन्हें अब मृत मान चुके थे। स्टेशन मास्टर की पत्नी रोती रही और लोगों ने उन्हें भी ज़बरदस्ती रोक कर रखा। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पर पहुँचे तो मास्टर की जली हुई लाश प्लेटफॉर्म पर मिली, जैसा कि लोगों को डर था। लेकिन लड़का जिंदा बच गया था, जो पास की खाली चाय के स्टॉल में छिपा हुआ बैठा था और बहुत ही सदमे में था। उसकी माँ उसे वहाँ से लेकर चली गई और फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनकर दिया और ड्राइवर दोनों चौंक गए। बस एक वही था जो जिंदा बचा और वही है जो सब जानता है। दिया ने हवलदार से उनके बारे में पता करने को कहा। हवलदार भी दिया की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसने भी अपना एक जवान बेटा खोया था उसी स्टेशन के कारण। तभी ड्राइवर अचानक से बोला, वो देखिए 11:15 बज चुके हैं और वहाँ अब सब कुछ दिखना बंद हो गया है। दिया ने मुड़कर देखा तो स्टेशन को एक अननेचुरल सी गहरी धुंध ने ढक लिया था, जिसके कारण कुछ भी दिखना संभव था। दिया की बहन की मौत को अब 4 से 5 दिन बीत चुके थे। वो अब भी ज़ोर ज़ोर से उस स्टेशन की जानकारी जुटा रही थी। इसी कोशिश में वो पुलिस स्टेशन के बाहर हवलदार का वेट कर रही थी। तभी हवलदार वहाँ आ जाता है और दिया को एक लिफाफा देता है, जिसमें स्टेशन मास्टर के परिवार की जानकारी थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सका, हवलदार ने दिया से कहा। अब 1 हफ्ता और बीत गया। अब दिया और ड्राइवर, जिसका नाम अजय था, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिया गांव में पूछताछ करते करते परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपनी फ्रेंड, जो कि एक न्यूज़ चैनल में काम करती थी, से मदद मांगी उस लड़के का पता लगाने के लिए। दिया अब कुछ
पता करने की उम्मीद में अपने राघव अंकल के घर जा पहुंची, जो कि कई पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। दिया ने दरवाज़ा खटखटाया और राघव जी ने दरवाज़ा खोला। दिया राघव जी को देखकर चौंक गई। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी और वो कुछ बीमार भी लग रहे थे। दिया के पूछने पर उन्होंने कहा कि वो ज्योति की मौत की न्यूज़ सुनकर बहुत दुखी हैं। दिया को उनके घर में अजीब सा लग रहा था। राघव जी अकेले रहते थे और न ही उनका कोई रिश्तेदार था, न ही उनसे कोई मिलने आता था, और उनके घर में किसी का कोई फ़ोटो भी नहीं था। राघव जी की हालत देखकर दिया ने उनसे कुछ नहीं पूछा और वो अपने घर चली गई। जहाँ उसके माँ बाप वापस अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन दिया सच पता लगाए बिना वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अगले दिन दिया, हवलदार और अजय तीनों गांव के बाहर मिलते हैं, जहां वो हवलदार बताता है कि सालों पहले वहां एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें ट्रेन में आग लग गई थी और सारे यात्री जिंदा ही मारे गए थे। इससे ज़्यादा अभी कुछ पता नहीं चल सका था और जो बता सकता था उसका भी कुछ पता नहीं था। उसी रात दिया सोने जा रही थी, तभी उसके फ़ोन पर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, जिसमें स्टेशन मास्टर को बेटे का पता था। दिया मैसेज देख बहुत खुश होती है, तभी उसके शीशा टूटने की आवाज़ आती है। किसी ने उसके कमरे की खिड़की का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया था। जब दिया ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे राघव जी अकेले जाते हुए दिखे। अगली सुबह बाहर की जोर शोर से दिया उठ बैठी। उसने बाहर जाकर देखा तो काफ़ी हंगामा था। उसके पिता ने बताया कि राघव जी रसोई में आग लगने के कारण मर गए हैं। दिया को रसोई वाली बात बिल्कुल झूठी लगी, क्योंकि उसने खुद राघव जी को अपनी आंखों से जिंदा देखा था। अब दिया बिना देर किए मास्टर के बेटे को ढूंढना चाहती थी, जो कि शहर में रहता था। सफ़र थोड़ा लंबा था तो दिया बिना देर किए ट्रेन पकड़कर अकेली शहर की तरफ रवाना हो गई। 10 घंटे के सफ़र के बाद दिया ठीक पते पर पहुंचती है। दिया डोरबेल बजाती है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिया उसे अपना नाम बताती है और उसे अपने आने का कारण बताती है, लेकिन अंदर से फिर से आवाज़ आती है, चले जाओ, मैं किसी दिया को नहीं जानता। दिया निराश होकर वहाँ से चली आती है और कुछ देर बाद वापस लौटती है और फिर से डोरबेल बजाकर कहती है कि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे गांव की ज़मीन के पेपर से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़ करानी है। करीब 5 से 7 मिनट बाद दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है और 2 बुरी आंखें दिया को घूरती है। दिया मौके का फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती घर में घुस जाती है। घर की हालत देख दिया सन्न रह जाती है। घर की सारी खिड़कियाँ एकदम सील्ड और ढकी हुई थी, लाइट्स बंद थी, पूरे घर में अंधेरा था। दिया ने लाइट जलाने के लिए जैसे ही स्विच करने की कोशिश की तो मास्टर के लड़के ने उसे धक्का दे दिया और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रोशनी से डरता था। दिया ने उसे सोफे पर बैठाकर शांत कराने की कोशिश की। थोड़े समय में वो शांत भी हो गया। दिया ने उससे बात करने की कोशिश की और उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम विजय बताया। विजय दिया की आंखों में लगातार देख रहा था, जिससे उसे उसकी माँ की याद आ गई। शायद इसलिए वो शांत हुआ था। दिया धीरे धीरे उससे बात करते करते स्टेशन के बारे में और उस रात के बारे में पूछा, जिससे विजय फिर से गुस्से में हो गया और नर्वस हो गया और बार बार एक ही बात दोहराता, उनसे दूर रहना, उन्हें छूना मत। दिया फिर उसे स्टेशन के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस दिया को उस स्टेशन से दूर रहने के लिए कहा। दिया की काफ़ी कोशिश के बाद भी विजय ने उसे कुछ नहीं बताया, जिससे दिया निराश होकर वापस अपनी कस्बे में लौट आती है। वहीं विजय को उस रात की याद आने लगी कि कैसे वो अपने पिता से बचकर स्टेशन की तरफ भागकर चाय के स्टॉल में छिप गया था। उसके पिता नशे में धुत उसका पीछा करते हुए स्टेशन पर आ पहुंचे और उसे ढूंढने लगे, और देखते ही देखते मुर्दों की ट्रेन भी वहां आ जाती है, जिसमें से मुर्दे उतरने लगते हैं और स्टेशन मास्टर को घेर लेते हैं। और फिर वही हुआ जो ऐसे में होता था। विजय ये सब देखता रहा और बहुत ही मुश्किल से खुद को चीखने से रोक पाया था। पूरी रात वह डर से कांपता रहा कि कहीं मुर्दे उसे भी न ढूंढ लें। वहीं दूसरी ओर दिया अब घर पहुंचती है तो राजीव अंकल एक दरोगे के साथ आए हुए थे, जो दिया और उसके परिवार को गांव छोड़कर जाने को कहते हैं। इतने में वही हवलदार जिसने दिया की मदद की थी घर में कदम रखता है और बताता है कि कुछ लोग टैक्सी ड्राइवर अजय को जबरदस्ती घसीटते हुए स्टेशन पर ले गए हैं। ये खबर सुनकर दिया हवलदार के साथ स्टेशन की तरफ चल पड़ी।
जब स्टेशन पहुंचे तब तक काफ़ी समय हो चुका था। दोनों कोई परवाह किए बिना अजय को ढूंढने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और स्टेशन पर धुंध छाने लगी। हवलदार को एक कोने में एक गठरी सी दिखाई दी। जब पास जाकर देखा तो बेहोश की हालत में अजय था, जो वहाँ बंधा पड़ा था। दिया और हवलदार ने उसे खोला और होश में लाने की कोशिश की। तभी दिया को पीछे से उसे बुलाने की आवाज़ आती है। जब दिया और हवलदार पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ दिया की बड़ी बहन ज्योति खड़ी थी, बिल्कुल सही सलामत। वो अपनी बाहें फैलाकर दिया को बुलाती है। दिया अपनी बहन को सही सलामत देखकर रोने लगती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अजय दिया का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हवलदार को भी अपना बेटा दिखाई देता है। अजय दोनों से कहता है कि ये लोग मर चुके हैं और उनसे दूर रहने के लिए कहता है। देखते ही देखते वो दोनों जलने लगते हैं और मुर्दों में बदल जाते हैं और बाकी मुर्दे भी वहाँ आ जाते हैं और तीनों को घेर लेते हैं। दिया चारों तरफ देखती है लेकिन बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे ये पल उनका आखिरी था। तभी मुर्दों की भीड़ के पीछे से एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है जो उन तीनों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। दिया जब सिर उठाकर देखती है तो उसे एक लंबा जवान लड़का एक मसाल लिए खड़ा होता है। वो विजय था। उसे पता था कि मुर्दे आग से डरते हैं। अब तीनों विजय के पीछे पीछे चलते हैं और विजय उनके आगे आगे मसाल से मुर्दों की भीड़ में रास्ता बनाते हुए चलता है। तीनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की पटरियों की तरफ बढ़ते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद मसाल बंद हो जाती है और मुर्दे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पहले विजय जो कि आगे था प्लेटफॉर्म से उतरता है, फिर अजय और हवलदार। दिया जो कि पीछे रह जाती है मुर्दों के बेहद करीब आ जाती है और दिया जिससे घबराकर वह गिर जाती है। मुर्दे जैसे ही उसे पकड़ने वाले होते हैं विजय बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है और देखते ही देखते विजय का पूरा शरीर जलने लगता है। दिया बेसुध होकर ये सब देखती रह जाती है। हवलदार दिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाता है। दिया जब पलटकर विजय को देखती है तो वो ना ही चिल्ला रहा था ना ही घबराया हुआ था। वो भी दिया को घूरे जा रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शायद वो खुश था कि दिया सही सलामत थी। दिया, अजय और हवलदार वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं जिससे वे वहाँ आए थे। वे सब दिया को घर पहुँचते हैं। आज अजय भी वहीं रात में रुक जाता है क्योंकि कस्बे वाले उससे गुस्सा थे। दिया अपने कमरे में चली जाती है और बार बार विजय के बारे में सोचती है कि कैसे वो अपने आखिरी पलों में भी मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद दिया सो जाती है। अगली सुबह पूरे कस्बे में सुगबुगाहट सी फैली हुई थी। दिया ने खुद को संभाल लिया था। अब वह मन बना चुकी थी इस कस्बे को अलविदा कहने के लिए। वह विजय की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। अपना सामान पैक करते समय दिया की रिंग निकलकर बेड के नीचे गिर जाती है। जब रिंग निकालने के लिए पलंग के नीचे हाथ डालती है तो उसे वहाँ एक पत्थर मिलता है जो एक कागज में लिपटा हुआ था, जो उस रात शायद राघव जी ने फेंका था, जिस पर दिया के लिए एक मैसेज था, जिसे पढ़कर दिया को स्टेशन की सारी रहस्य का पता चल जाता है। दिया के पापा उसके कमरे में आते हैं और उसे सामान के साथ नीचे आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और शाम को एक आखिरी बार सबसे मिलकर उन्हें खाने पर इनवाइट करने के लिए कहती है, जिसके लिए उसके पापा राजी हो जाते हैं। उसी शाम को दिया के यहाँ उसके परिवार के अलावा राजीव अंकल, अजय, हवलदार, दरोगा भी आए थे। दिया खाने के वक्त राजीव अंकल से राघव जी के बारे में पूछती है कि बचपन में दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो उनके बीच क्या हुआ कि दोनों ने आपस में बोलना भी बंद कर दिया था। राजीव अपने करियर और बिजनेस को इसका कारण बताता है और बात को बदल देता है। राजीव दिया से पूछता है कि तुम राघव से क्या बातें किया करती थी। दिया बताती है कि वो अक्सर स्टेशन पर अपनी किसी कीमती चीज़ के बारे में जिक्र किया करते थे। दिया की बात सुनकर राजीव चौंक जाता है और दिया से उस चीज़ के बारे में पूछता है, लेकिन दिया मना कर देती है और कहती है कि उसे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खाने के बाद सब मिलकर बातें करते हैं, लेकिन राजीव काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर सीधा स्टेशन पहुँचता है और पागलों की तरह पूरे स्टेशन पर खोजबीन शुरू करता है, जैसे उसका कुछ कीमती सामान खो गया हो। रात के 9 बज रहे थे और राजीव बेसुध होकर अपनी खोजबीन में व्यस्त था। तभी उसके पीछे से दिया की आवाज़ आती है, इसे ढूंढ रहे हैं अंकल। राजीव पीछे मुड़कर देखता है कि दिया अपने हाथ में पोटली लिए खड़ी थी और साथ में अजय, हवलदार, दरोगा, उसके पापा भी थे। राजीव पूछता है कि उसे वो पोटली कहाँ मिली। दिया पूरी कहानी सबको सुनाती है जो उसने राघव जी के फेंके उस कागज के टुकड़े पर पड़ी थी।
कि सालों पहले जब राजीव और राघव बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, वे हर जगह साथ जाते, हर काम को साथ करते। राजीव की चोरी करने की आदत थी, उसे जब भी मौका मिलता वो चोरी करने से नहीं चूकता था। एक दिन कस्बे के सबसे अमीर जमींदार की लड़की की शादी थी, जिसने अपनी लड़की को दहेज में सोने के सिक्कों की एक पोटली दी थी, जिसे राजीव चुराना चाहता था। उसने राघव के साथ मिलकर पोटली चुराने की योजना बनाई। कस्बे से विदाई के बाद बारात को ट्रेन से रवाना होना था। ट्रेन स्टेशन पर 12 बजे आती है और 10 मिनट वहाँ रुकती है। इसी बीच राजीव और राघव ट्रेन में चढ़ते हैं। राजीव यात्रियों का ध्यान बढ़ाने के लिए ट्रेन के डिब्बे में आग लगा देता है और राघव पोटली चुराकर भाग जाता है। लेकिन रात का समय था और ज़्यादातर लोग सो रहे थे, इसलिए आग पर किसी का ध्यान नहीं जाता और आग धीरे धीरे बढ़कर पूरी ट्रेन में फैल जाती है और लोग जिंदा ही जल जाते हैं। राघव दूर खड़े ये सब देख रहा था और वह लोगों की चीखें सुनकर घबरा गया और वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ राजीव को किसी की कोई चिंता नहीं थी, वो तो बस पोटली के सोने के बारे में सोच रहा था और खुश हो रहा था। अगले दिन राजीव राघव को ढूंढ रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद राघव कस्बे से दूर अकेला नदी किनारे बैठा था। वह पश्चाताप से सुलग रहा था। राजीव को देखकर वो उस पर चिल्लाने लगा और सबका गुनहगार उसे ठहराया। राजीव को पोटली के बारे में पूछने पर वह और चिल्लाने लगा और कहा वो पोटली उसे कभी नहीं देगा और कभी पूछा तो पूरे कस्बे को सच बता देगा और राजीव से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। राजीव अपने घर चला जाता है और कुछ समय बाद शहर जाकर रहने लगता है। वहीं राघव पश्चाताप से जल रहा था और पूरी जिंदगी अकेला ही रहा और इतनी मौतों के बाद उससे सहन ना हो सका और खुद को भी स्टेशन के हवाले कर दिया। दिया की बातें सुन सब चौंक गए। इतना सब सुनकर राजीव ने भी हार मान ली और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि स्टेशन की घंटी बज गई जिसमें 12 बज रहे थे। सब चौंक गए। दिया की बातों से किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि कब से मुर्दे उन्हें घेरे शांति से खड़े थे। वे मुर्दे आज तक सिर्फ राजीव की तलाश में रोज यहाँ भटकते थे, लेकिन आज उनकी तलाश खत्म हो चुकी थी। सब मुर्दों ने राजीव को घेर लिया और उसे खींचकर अपने साथ ट्रेन में ले जाने लगे। इस बार उनके छूने से कोई आग नहीं लगी थी। वे साफ मुक्त हो चुके थे। देखते ही देखते सारे मुर्दे राजीव को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। अंत में 2 मुर्दे रुके और उन्होंने दिया की तरफ देखा, फिर वे भी ट्रेन में चढ़ गए। दिया उन्हें देख रोने लगी। शायद वे दोनों विजय और ज्योति थे जो अब हमेशा के लिए जा रहे थे। मुर्दों की ट्रेन खड़े खड़े ही गहरी धुंध में ओझल हो गई और उसके हॉर्न से सारा कस्बा गूंज उठा। वो ट्रेन अब हमेशा के लिए जा चुकी थी और इस तरह ट्रेन का रहस्य की गुत्थी सुलझी। अब लोग स्टेशन पर रात को भी आने जाने लगे थे।